brought to you by Infinix. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की बढ़त अब भी बरकरार है। अभी तक के रुझानों में कांग्रेस को राज्य में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक का चुनाव प्रचार के मामले में हाई प्रोफाइल रहा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इसे बड़ी जीत की तरह देख रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कांग्रेस के प्रचार अभियान और मैनिफेस्टो को जीत की वजह बता रहे हैं। इसको समझने के लिए केवल बीते कुछ महीनों के चुनाव प्रचार और चुनावी घोषणा पत्र पर नजर डालने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस में इस बदलाव के पीछे एक नाम की चर्चा बहुत चली है, चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की, जिन्हें कांग्रेस का प्रशांत किशोर भी कहा जाता है। सबसे पहले साल 2022 की शुरुआत में चलते हैं। उस समय खूब चर्चा चलती थी कि प्रशांत किशोर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। तब प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद बात बनी नहीं। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। इधर सुनील कानूगोलू भी अपने प्रेजेंटेशन के साथ तैयार थे। उन्होंने पहले ही कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन आगे के लिए कांग्रेस ने सुनील के सामने शर्त रखी कि वो पार्टी से सलाहकार के तौर पर नहीं बल्कि स्थायी रूप से जुड़ेंगे। सुनील मान गए, यानी अभी वो कांग्रेस के सदस्य भी हैं। पहले ही काम में कर्नाटक और तेलंगाना राज्य की उनको जिम्मेदारी मिली। बताया जाता है कि 2024 लोकसभा की पूरी जिम्मेदारी सुनील की टीम पर ही है। 40 बरस के सुनील कर्नाटक के बेल्लारी जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कन्नड़ भाषी हैं और मां तेलुगु। शुरुआती पढ़ाई लिखाई बेल्लारी से ही हुई, फिर पूरा परिवार चेन्नई चला गया, वहाँ आगे की पढ़ाई की। फिर अमेरिका गए, वहाँ मास्टर्स की 2 डिग्री ली, एक फाइनेंस में और एक MBA की डिग्री। पढ़ाई के बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्से में भी काम किया। साल 2009 में सुनील अमेरिका से भारत वापस आ गए। व्यक्तिगत रूप से सुनील बिल्कुल लो प्रोफाइल हैं। मीडिया की चमक धमक से दूर रहने वाले, पर्दे के पीछे से काम करना उनको ज़्यादा पसंद है। इसलिए कई चुनावों में राजनीतिक दलों को जीत दिलाने के बावजूद कभी मीडिया के सामने वो नहीं आए। सुनील की मौजूदगी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है। व्हाट्सएप पर भी वो अपनी फ़ोटो नहीं लगाते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनकी इतनी कम फोटो सार्वजनिक हैं कि अक्सर मीडिया वाले उनकी गलत तस्वीर लगा देते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुनील कानूगोलू और प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए एक साथ काम किया था। नरेंद्र मोदी की ब्रांड PM वाली छवि बनाने के लिए एक संगठन भी बनाया गया था, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG। प्रशांत किशोर ने इस CAG में कई बड़े संस्थानों से पढ़ाई करने वाले यंगस्टर्स को जोड़ा था। विदेशी यूनिवर्सिटी, IITs, IIM से पढ़ाई कर चुके दिग्गज इसमें जुड़े भी थे। सुनील भी इसी टीम का हिस्सा थे। चुनाव से पहले चाय पे चर्चा, 3D रैली, सोशल मीडिया प्रोग्राम, मैराथन जैसे कई कैंपेन चलाए गए। नरेंद्र मोदी की छवि और बीजेपी की बड़ी जीत में CAG के कैंपेन का बड़ा रोल माना जाता है। प्रशांत किशोर ने बाद में कुछ लोगों के साथ मिलकर CAG को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC बना दिया। किशोर बाद में बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन सुनील कानूगोलू ने बीजेपी के साथ काम करना जारी रखा। प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद साल 2016 में सुनील ने DMK के लिए काम किया। चर्चित नमाकू नामे कैंपेन उन्हीं का डिजाइन किया हुआ था। DMK चुनाव हारी थी, लेकिन स्टालिन बड़े नेता बनकर उभरे थे। सुनील ने इसके बाद दोबारा बीजेपी के लिए काम शुरू किया। प्रशांत किशोर के साथ काम करने के दौरान ही उनके अमित शाह से अच्छे समीकरण बन गए थे। बीजेपी ने जब एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स को स्पॉन्सर किया था तो उसको लीड करने वालों में सुनील कानूगोलू भी जो है शामिल थे। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी के कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी सुनील के पास ही थी। OBC सम्मेलन जैसे इवेंट सुनील की रणनीति ही बताई जाती है। हालांकि कुछ महीनों बाद समीकरण बदल गए, सुनील भी बीजेपी से अलग हो गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में AIADMK के लिए उन्होंने कैंपेन बनाया, फिर पंजाब में अकाली दल के साथ काम किया। इसके बाद 2021 विधानसभा चुनाव में DMK की मदद के लिए आ गए। इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट राजीव सरदेसाई बताते हैं कि सुनील के बीजेपी से अलग होने की वजह शायद पार्टी की रणनीति रही है, क्योंकि बीजेपी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती है। सुनील को लगा था कि 2017 के बाद पार्टी उन्हें प्रशांत किशोर की तरह अहमियत देगी, जो कि नहीं हुआ। इसलिए सुनील ने एक पार्टी के लिए काम करने के बजाय अलग रणनीति बनाई। यूपी चुनाव जो 2017 में हुआ था, उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। हालांकि
राजीव सरदेसाई इसे एकमात्र वजह नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद सुनील ने चुनावी कैंपेनिंग के लिए अपनी कंपनी शुरू की, नाम दिया माइंडशेयर एनालिटिक्स। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कर्नाटक के लिए तैयारी शुरू कर दी। जानकार बताते हैं कि सुनील की टीम ने कर्नाटक की सभी सीटों पर सर्वे किया था। राजीव सरदेसाई के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने जरूरी टिकटों का बंटवारा किया, लेकिन ये भी तथ्य है कि सुनील की टीम ने राहुल गांधी को जो सर्वे सौंपा था उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ। राजीव के मुताबिक पूरे चुनाव में सुनील ने बैकरूम ऑपरेटर की तरह काम किया। वो कभी खुद को आगे नहीं करते हैं, ना ही प्रशांत किशोर की तरह हावी होते हैं। बकौल राजीव सरदेसाई, सुनील को आप एक बढ़िया टीम प्लेयर बोल सकते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि पार्टी ने पिछले 8 महीनों में 5 सर्वे किए थे। नेता के मुताबिक कुछ सीटों को छोड़ दें तो उम्मीदवारों का चयन सुनील कानूगोलू की टीम के सर्वे के आधार पर ही हुआ था। इसी सर्वे के आधार पर 70 हॉट सीटें भी चुनी गई थी। कहा जाता है कि सुनील भी प्रशांत किशोर की तरह इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट में माहिर है। कर्नाटक में भी कई सारे चुनावी कैंपेन उन्हीं के डिजाइन किए हुए हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस का पे सीएम कैंपेन काफी चर्चित रहा था। ये सुनील का ही आइडिया बताया जाता है। दरअसल राज्य के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। आरोप ये था कि राज्य सरकार हर काम के लिए 40% कमीशन मांगती है। इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार का तमगा दे दिया। पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस ने कमीशन खोरी के आरोपों पर बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दिया था। दीवारों पर पेसीएम के पोस्टर चिपकाए गए थे। इसमें पेटीएम के QR कोड की तरह एक कोड बनाया गया था। इस पर सीएम बसवराज बोम्मई की तस्वीर थी और लिखा था यहाँ 40% स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 40% सरकार नाम की एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। पूरे चुनाव के दौरान 40% एक कीवर्ड भी बना रहा था। ठीक इसी तरह नंदिनी और अमूल के बीच हुए विवाद को कन्नड़ अस्मिता से जोड़ना उन्हीं की रणनीति का हिस्सा है। अमूल ने 5 अप्रैल को ट्वीट करके कर्नाटक में एंट्री की घोषणा की थी। इसके बाद से ही कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि ये राज्य के नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की कोशिश है। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक की अस्मिता से जोड़ दिया था। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके लिखा था कि आपने पहले ही कन्नड़ लोगों से बैंक, पोर्ट और एयरपोर्ट छीन लिया, क्या अब आप हमसे नंदिनी को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं? इस मुद्दे पर कर्नाटक के लोग बट गए थे। खूब बवाल हुआ। ट्विटर पर कर्नाटक के लोगों ने अमूल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कहने लगे थे कि अमूल के आने से दूध का दाम बढ़ जाएगा। तो ये है सुनील की चुनावी रणनीति के कुछ उदाहरण। उनके पास चुनावी रणनीति तैयार करने में अब 10 साल का अनुभव है। पिछले साल जब वो कांग्रेस से जुड़े थे तभी उन्हें उस टास्क फोर्स में शामिल कर लिया गया था जो 2024 चुनाव का काम देख रहा है। इस टास्क फोर्स में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं। इनमें पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी साकेत। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।